मुझे भरोसा है कि जैसे आपने अभी बोर्ड की परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, वैसे ही आगे आने वाले अपने कैरियर में आप सब लोग अपने साथ साथ, अपने स्कूल के साथ साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने उस क्षेत्र के साथ साथ आने वाले समय में आप प्रदेश और देश का भी नाम ऊंचा करेंगे। मैं आप बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो भी बच्चा है, जो भी बेटा बेटी किसी स्कूल से आगे निकलते हैं, किसी क्षेत्र से आगे निकलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चे केवल एक स्कूल के बच्चे नहीं रह जाते, वो केवल एक माता पिता के बच्चे नहीं रह जाते। जब कोई बेटा या बेटी किसी स्कूल से उसका नाम होता है, आगे चलकर उस क्षेत्र से होता है, फिर जिले से होता है, फिर प्रदेश से होता है, फिर देश से हो जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे के साथ जहाँ उसके माता पिता गुरुजन तो होते ही होते हैं, फिर पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा क्षेत्र उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है और सब कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का बेटा है, हमारे क्षेत्र की बेटी है, हमारे प्रदेश का बेटा है, हमारे जिले की बेटी है, और सबकी भावनाएं, सबकी संभावनाएं, सबकी शुभकामनाएं बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे आने वाले समय में सारी संभावनाओं को, सारी भावनाओं का समुद्र अपने साथ लेकर सामान्य से असामान्य की यात्रा करें, साधारण से असाधारण की यात्रा करें, धरती से अंबर को छूने का काम करें। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो आज यहाँ तक का सफर तय किया है, यहाँ पर आप सब लोगों को आज सम्मानित करने का अर्थ यह है कि आपको सम्मानित किया गया है जो अभी तक आपने अच्छा काम किया है। आपको सम्मानित किया जा रहा है कि आप भविष्य में इससे भी अच्छा काम करने वाले हैं। आप भविष्य में अपना रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम संकल्प लें। जीवन में जब हम कोई संकल्प लेते हैं, और संकल्प में हमारे कोई विकल्प नहीं होता है, विकल्प रहित संकल्प, और जब हमने संकल्प ले लिया उसमें कोई विकल्प नहीं आएगा। अगर संकल्प में देखिए विकल्प आ गया तो फिर संकल्प हमारा टूट जाता है, सपने हमसे रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, सपने हमारे दूर हो जाते हैं। और संकल्प में अगर विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। ऐसा संकल्प आप सबको लेना है, और मैं समझता हूँ कि आप संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपने सोचा होगा आप उस दिशा में जाकर एक मुकाम को हासिल करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप उन क्षेत्रों का नेतृत्व करने का काम करेंगे, उन क्षेत्रों को लीडरशिप देने का काम करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि जितने भी बच्चे आए हैं, ये सारे के सारे बच्चे, सारे बेटे बेटियां, ये सब आप लोग सब नेता बनो। सब नेता बनोगे, सब नेता बनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंच से कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की नेता बनिए। अगर मेरे जैसे नेता, शिव अरोड़ा जैसे नेता आप में से 2-4 लोग बन जाएंगे तो ये भी कोई बुराई नहीं है। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में जाता है, जो काम उसको दिया जाता है, जिस विषय का भी वो चयन करता है, जिस सब्जेक्ट को अभी सिलेक्शन करता है, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाला वो नेता कहलाता है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग नेता बनिए। नेता जैसे हम कुछ दिनों पहले तक
कुछ दिनों पहले तक हम कह सकते थे कि क्रिकेट के क्षेत्र में अगर हम किसी नेता का नाम लेते हैं तो मास्टर ब्लास्टर किसको कहते थे? बच्चे बताएं जरा, मास्टर ब्लास्टर का नाम तो सबने सुना था, जिन्होंने चौके मारे, छक्के मारे, रनों की बौछार कर दी, बल्ले से हजारों रन निकालने का काम इन्होंने किया। तो हम क्या उनको क्रिकेट का क्षेत्र का नेता कह सकते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? इसी प्रकार से अभी के समय में हम ऋषभ पंत को भी कह सकते हैं। नए युवा हमारे उत्तराखंड का है, भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार अपना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऋषभ पंत भी क्रिकेट के क्षेत्र के नेता हैं। ऐसे ही आप सब लोगों ने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा। बछेंद्री पाल ने पर्वतों की चोटियों को छूने का काम किया। तो हम कह सकते हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता कह सकते हैं ना। ऐसे ही अभी आप लोगों ने पैसे हम जैसे वंदना कटारिया का नाम सुना आप लोगों ने। अभी हॉकी में हम उनको कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की नेता। या मेजर ध्यानचंद जी का नाम आप लोगों ने सुना था। उनके नाम से हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके नाम से मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को हम उनको कह सकते हैं जिनकी स्ट्रिक में, हॉकी में ऐसा जादू था कि लोग कहते थे कि इनकी हॉकी का जो है परीक्षण करवाना चाहिए कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी है। स्टिक और जो बॉल थी, गेंद, वो अलग ही नहीं होती थी। तो उनको हम कह सकते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी क्षेत्र का नेता कह सकते हैं। हमारे डब्बू भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, डब्बू भाई हल्द्वानी वाले सो रहे क्या? आप लोगों ने ऐसा लगा दिया कि पीछे वालों से संवाद ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही हम आईटी के क्षेत्र में एस नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन, हम उनको कह सकते हैं आईटी क्षेत्र के नेता। अभी नई पीढ़ी में हम कह सकते हैं फिल्मी दुनिया में जिन्होंने शानदार काम किया है, उत्तराखंड के हमारे प्रसून जोशी, उस क्षेत्र के नेता। ऐसे अनेकों नाम हैं। हमारे एक से एक डॉक्टर हैं जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग के क्षेत्र में शिव कुमार जी बैठे हैं, हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है उद्योग क्षेत्र के नेता है। या हमारे जो अखबार की दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं इनको पत्रकारों के नेता। प्रोफेसर कलाम को हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। हमारे छाबड़ा जी बैठे हैं, इनको भी कह सकते हैं हम, इन्होंने अच्छा शानदार। अब हमारे पुलिस के डीआईजी साहब, इन्होंने भी अच्छी पढ़ाई करके ये भी यहाँ पर डीआईजी बने हैं, आईपीएस में इन्होंने नौकरी प्राप्त की है। तो हम इनको इस क्षेत्र का नेता, पुलिस के क्षेत्र मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया है, ठीक है हुकुमदार? आपको मेरी आवाज़ आ रही समझ में? यहाँ से हुकुम सिंह कुंवर जी हैं, देखो इन्होंने भी बचपन से जो है समाज के क्षेत्र में काम किया है, तो ये वैसे ही नेता हैं। तो ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट काम किए। इसलिए मेरे छात्र एवं छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इतिहास बनाने का काम किया है, जिन्होंने भी साधारण से लेकर असाधारण की यात्रा की है, जिन्होंने भी जमीन से आसमान छूने का काम किया है, वो सारे के सारे अभाव में उनके जीवन बीते हैं। समस्याओं से, अभाव से, कमियों से, समस्याओं से निकलकर उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है। वह काम केवल और केवल उन्होंने
अपनी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर किए। जिन्होंने भी जीवन में संकल्प लिया और उसके लिए जीतोड़ परिश्रम किया, पूरे मनोयोग से लगे रहे, उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी शक्ति है कि वो इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है केवल स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। अगर हमने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, कोई भी हमको रोक नहीं सकता है। इसके लिए कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। तो जिन्होंने भी अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। और देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, हम पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। हम अपनी बातों से भी बता सकते हैं। मैं बच्चों के लिए ही कह रहा हूँ, हम कई बार अपने माता पिता को भी बताते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा 9 साल का है, और कई बार अपने होमवर्क पूरा नहीं करता है, तो बाद में वो इतनी तेज करता है कि मुझे लगता है कि कुछ समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, लेकिन खटाखट उल्टे हाथ से लिख के जो है अपनी कॉपी किताब सब भर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि कई बार ये हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा, लेकिन ये भर दे रहा है पूरा। लेकिन फिर मैं जब उसको अलग से कभी पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जो कर रहा है अभी ठीक कर रहा है, उसका इतना तेज IQ है, इसलिए कर ले रहा है। लेकिन मैं कई बार मेरे मन में एक संशय आता है कि हम बात अच्छी करते हैं, हम प्रेजेंटेशन भी अच्छा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने सामने वालों को वह स्थिति नहीं बता रहे जो स्थिति है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सबसे पूरी दुनिया से सब बातें छिपा सकता है, सबकी आंखों में धूल भी डाल सकता है, लेकिन अपने आप को कोई भी नहीं बना सकता है, या कि अपने आप को कोई भी धूल नहीं झोंक सकता है। सबको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने आप को भी पता होता है, और जो ऊपर वाला है ना, जो हम सबको चला रहा है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। दुनिया की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी घटना भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। उसको कोई भी जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वहाँ पर आपके हर पल का और हर क्षण का हिसाब है, आपका अकाउंट चल रहा है वहाँ। अगर आपने अच्छा काम किया तो अकाउंट में क्या होता है अभिषेक जी? डेबिट हो जाता है, क्रेडिट होता है? आप ही जानते होंगे क्या होता सोनू? नहीं, जब हम पैसा जमा करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिट हो जाता है। ऐसे ही हम जब अच्छा काम करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। और जैसे ही हमने जान रहे हैं कि गलती हो रही है, जान रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि हम सामने वाले की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो सारा का सारा डेबिट हो जाता है। शेयर जैसे वो नेपाल बॉर्डर की तरफ जाओगे तो कई बार वो जो एयरटेल आइडिया के जो हमारे प्रीपेड कार्ड होते हैं, उसमें कभी कॉल आ जाती है ना वहाँ से नेपाल की तरफ से, वो क्या बोलते हैं उसको, रोमिंग लगती है, तो 1 मिनट में ही पता नहीं लगता है मिगलानी जी के 1000 रुपये कब चले गए। खट से आपने 2000 रुपये भरवाए होंगे, 2-3 मिनट की कॉल ले ली आपने, तो पूरे के पूरे चले गए। ऐसे ही जो है वहाँ भगवान के आगे होता है। ठीक है राजकुमार साहब, सारा का सारा एक साथ निकल गया। अब डॉक्टर साहब, एक ज्ञान विज्ञान की बात तो अलग है। आज मैं बच्चों को थोड़ा सा, मेरा मन हुआ कि इतने सारे अच्छे बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं, तो मैं इनसे ज़रूर अपने मन की बात करूँ। कोई मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, तो मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
अभी कल ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था और बच्चों के लिए और हम सब लोगों के लिए वह भी एक प्रेरणा के स्रोत है। जब मैं कह रहा हूँ कि अभाव में जिन्होंने जीवन को जिया है, परेशानियों में जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है, कमियों में जिन्होंने जीवन को आगे ले जाने का काम किया है, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक जाने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, धरती से अंबर को छूने का काम किया है। उनके जन्म दिवस पर जहाँ हम सभी लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, उत्तराखंड से उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का कारण है कि आज हम चाहे रुद्रपुर से रामपुर जाएं या रुद्रपुर से अब काशीपुर जाएं या काशीपुर से हम आने वाले समय में हरिद्वार की तरफ को यात्रा करेंगे, देहरादून तक की यात्रा करेंगे या काशीपुर से मुरादाबाद की यात्रा करेंगे, सभी जगह आप देख रहे होंगे कि हाईवे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। अभी जिसका शिवरोड़ा जी ने जिक्र किया, रुद्रपुर में जहाँ 800 करोड़ से भी अधिक धनराशि का बाईपास यहाँ का शुरू हो गया, उसको कैसे शुरू हो, रामपुर में भी आपको बाईपास मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको गदरपुर का बाईपास कुछ ही दिनों में बन जाएगा। बलराज जी भाई साहब, कितने दिन में बन जाएगा? 1 महीने में जो है बाईपास भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। और आप देहरादून जाएंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ से, अब रुद्रपुर से अभी कितने घंटे लगते हैं सोनू? 4 लगते हैं, तो आने वाले समय में केवल 3 ही घंटे लगते हैं। नजीबाबाद वाली रोड भी बन रही है, नजीबाबाद से अफजलगढ़। अभी हम काशीपुर से जसपुर जाते हैं, जसपुर से धामपुर जाते हैं, धामपुर से नगीना जाते हैं, फिर कोतवाली होते हुए जाते हैं। आने वाले समय में आपको धामपुर भी नहीं जाना है, नगीना भी नहीं जाना है, कोतवाली भी नहीं जाना है, सीधे अफजलगढ़ से आपको नजीबाबाद जाना है। 45 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली, सीधे बाईपास होने वाला है। जो लोग काशीपुर से मुरादाबाद जाएंगे, वहाँ भी 4 लेन हाईवे हमारा स्वीकृत हो गया है और मुरादाबाद में आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको बाईपास मिलने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में एक के बाद एक, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो काम हो गया। कोई सोच नहीं सकता कि जहाँ हमारे प्रदेश के अंदर एक एम्स पहले से चल रहा है, एक एम्स ऋषिकेश में है और दूसरा एम्स आप ही के रुद्रपुर में खुल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं पिछले दिनों हम लोगों ने भारत सरकार के नगर विमानन मंत्री जी से मैंने भेंट करी थी और कुछ हमारा जो पेच फंसा हुआ था यहाँ के एयरपोर्ट को लेकर, यह हमारा एयरपोर्ट भी जल्दी इसका प्रोसेस शुरू होने वाला है। यह एयरपोर्ट आने वाले समय में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। यहाँ से हमारा प्रयास है कि देश के हर कोने के लिए निकट भविष्य में उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हों। कोई क्षेत्र हो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से इससे आगे जाने का काम हो, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की बात लगातार उस पर काम हो रहा है। जहाँ भारतमाला श्रृंखला में एक कोने से दूसरे कोने की सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों में आप यहाँ से पिथौरागढ़ तक चले जाइए, यहाँ से किच्छा, सितारगंज, नारायणपुरा, खटीमा, टनकपुर, बनबसा होते हुए लोहाघाट, चंपावत से, तो आपको पूरी ऑल वेदर रोड मिलेगी। और आने वाले समय में तो आप लोग यहीं से, इसी रुद्रपुर से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा जो है सड़क मार्ग से कर पाएंगे। यह काम भी हमारा होने वाला है। हम कोई क्षेत्र उठाएं, 2014 से पहले का भारत, जिसको लोग कहते थे एक डब्बू भारत है, ये पिछलग्गू भारत है, दुबक के रहने वाला भारत है। हमारी पहचान ऐसी बन गई थी। निराशा का भाव, अंधकार वातावरण, चारों तरफ घोटाले, घपले, बड़े बड़े स्कैंडल, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उजाला, नया उत्साह, नई उमंग और नई आशा की किरण लेकर मोदी जी आए। उन्होंने एक विश्वास पूरे भारतवासियों के मन में जगाने का काम किया और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान उन्होंने बनाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में आज भारत, जहां एक समरस भारत,
यानी कि हर वर्ग का जिसमें सम्मान है, हर वर्ग की जिसमें पहुंच है, हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं। समरस भारत, समर्थ भारत, देखिए हर क्षेत्र में आज भारत समर्थ हो रहा है और शक्तिशाली भारत आज ताकत के रूप में भी पूरी दुनिया देख रही है कि भारत धीरे धीरे आज जहां ब्रिटेन से भी बड़ी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के कगार पर, उससे भी आगे निकल गए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, हम उस क्षेत्र में भी एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और हर वर्ग से जो उनका जुड़ाव है वह सारा का सारा उनके नेतृत्व के कारण से हुआ है। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम से पहले सारे बोर्ड के जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे वो संवाद करते हैं। और आपने संवाद में देखा होगा घंटों घंटों तक संवाद करते रहते हैं। हमारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, खेलने जाने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनकी टीमों से बात करते हैं, और जब वो पदक जीत जाते हैं तो पदक जीतने के बाद फिर से बात करते हैं। और कोई पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ाने का काम करते हैं। ये नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना उन्होंने की, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले देखते होंगे आप, संवैधानिक संस्थाएं बनती थी, चुनाव होते थे या मनोनयन होते थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर मनोनयन होते थे। उसके लिए कुछ नाम सेट होते थे कि राज्यसभा में ये जाएगा, गवर्नर ये बनेंगे, उपराष्ट्रपति ये बनेंगे, राष्ट्रपति ये बनेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसे लोग राष्ट्रपति बनते हैं, ऐसे लोग गवर्नर बनते हैं, ऐसे लोग राज्यसभा के सांसद बनते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता है। एक सामान्य से स्थितियों में जो अपना जीवन जी रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई भी इन पदों पर आ जाता है। यह है नया भारत। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी भी कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है, हर व्यक्ति की साझेदारी है। इसलिए उनके जन्म दिवस पर भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा इन 2 सप्ताहों में पूरी तरह से मनाएंगे। और जहां सेवा के काम करेंगे, सेवा के कामों में जहां स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया, उनका सपना है कि भारत में समस्त प्रकार की जो गंदगियां हैं वो दूर होनी चाहिए, चाहे वो स्वैच्छिक गंदगी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की गंदगी, सब प्रकार की जो ये बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। रक्तदान का जगह जगह पर कार्यक्रम हुआ है। टीबी मुक्त भारत यह अभियान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा टीबी के मरीज हैं, 6 रोगी हैं। उन सभी को, एक एक व्यक्ति को हम लोगों ने कहा है कि ऐसे समर्थवान लोग जिनके पास अपनी सामर्थ्य है, एक एक व्यक्ति को गोद लेकर उनके पूरे उपचार से लेकर उनकी देखरेख का जिम्मा भी कल हम लोगों ने दिया है। कल जहाँ माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि 13 डिस्ट्रिक्ट से 13 लोगों को एक एक हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक को मैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा, मैं उनको गोद लेता हूं। इसी प्रकार से हम लोगों ने, मैंने भी और मेरे साथ मंत्रीगणों ने भी, लोकसभा के सदस्यों ने भी, अन्य जो हमारे विधायकगण हैं उन्होंने भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार एक एक 2-2 व्यक्ति, 3-3 जितना भी ले सकते हैं, सभी को आगे आकर गोद लेने का संकल्प लिया है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जहां भारत सरकार ने पूरे देश को 2025 में टीबी मुक्त करने का अभियान लिया है, वहीं हम लोगों ने 2024 में ही यह लक्ष्य लिया है। इसके साथ साथ आज नशे की लत पूरी तरह से दीमक की तरह लग गई है। जगह जगह बहुत बार में पता लगता है कि हमारे
बेटे बेटियां बच्चे हमारे नसों की लत में आ गए हैं। पता ही नहीं लगता है ये कितना खतरनाक है, किस प्रकार से खोखला करता है, किस प्रकार से जीवन को तबाह करता है। ये तब मालूम चलता है जब हमारे बीच का ही बच्चा उसका आदी होकर पूरी तरह से उसमें घुस जाता है। तो इस नशे से मुक्ति के लिए भी जहां सरकार ने 2025 तक पूरी तरह से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, वहीं एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी हमने बनाई है, वह भी इस दिशा में काम करेगी। उत्तराखंड के अंदर ईमानदारी से काम हो। हमारे आप सब बच्चे पढ़ें लिखें और पढ़ने लिखने के बाद विभिन्न परीक्षाओं में बैठें और विभिन्न परीक्षाओं में ईमानदारी के साथ जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वह उत्तीर्ण हो, वह उन स्थानों को प्राप्त करे जिन स्थानों के लिए वो योग्य है। लेकिन पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा एक बीमारी दीमक की तरह हमारे यहाँ लगी हुई थी कि बच्चे एग्जाम में बैठते थे और प्रश्न पत्र पहले से हल किया हुआ किसी के हाथ में चला जाता था, सौदे हो जाते थे, ठेका हो जाता था, पेपर लीक हो गए, प्रश्न पत्र लीक हो गए, पूरी की पूरी पेन ड्राइव पर जो है आंसर शीट आ गई। भाइयों बहनों, ये पिछले कई सालों से चल रहा था। मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा कि पीछे की सारी परीक्षाओं में इस प्रकार से गड़बड़ी होती रही है, बार बार मांग उठती रही है, लेकिन कभी किसी ने इस पर जांच करवाने की हिम्मत नहीं करी, कोई जांच करवाने के लिए आगे नहीं आया। मैंने कहा यह तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो हमारे बच्चों के साथ धोखा है, ठगी है, और मैं कहूँ तो जघन्य अपराध है कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि पहले से ही एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं, पहले से ही आंसर शीट भर दी गई है। ये कदापि नहीं होना चाहिए, ये आज ही नहीं, ये अभी तत्काल रुकना चाहिए। और मैंने जो है तुरंत एसटीएफ को जांच दी, पुलिस महानिदेशक को कहा कि जितने सालों की भी गंदगी है, इस गंदगी को परमानेंट समाप्त करना है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जहाँ लखनऊ, धामपुर, बिजनौर ऐसे कई इलाकों में जो इस अपराध से जुड़े हुए थे, इस संगठित अपराध को कर रहे थे, उन सभी को उत्तराखंड की एसटीएफ ने वहाँ से पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है। और 7,000 जो भर्तियाँ अभी तत्काल होने वाली थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसकी जांच चल रही है, हमने कहा इसमें एक दिन का भी विलंब नहीं होने देंगे, एक दिन का भी विलंब नहीं होने देंगे। और तत्काल मंत्रिमंडल में हमने ये फैसला किया कि इन सारी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। और लोक सेवा आयोग ने सारा समय सारणी बना दिया है, सारा कैलेंडर उनका जारी होने वाला है। अक्टूबर के माह में सारे विज्ञापन आ जाएंगे और दिसंबर माह तक सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। 7,000 परीक्षाएं तो हम तत्काल संपन्न करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास 12,000 और अन्य पद हैं, विभिन्न विभागों में जो भर्ती की प्रक्रिया होनी है, उन 12,000 पदों को भी हम तत्काल भरेंगे। और मैं सभी युवा नौजवानों से, सभी अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ कि हमने ये उनके भविष्य को देखकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और ये इतना कठोर निर्णय लिया है कि आप कोई इनके साथ धोखा करना तो छोड़िए, ये अपराध करने की बात दूर की बात है, कोई इस ओर सोचना भी छोड़ देगा, कोई सोचेगा भी नहीं कि अब हमें इस प्रकार का अपराध करना है। अब जो भी बच्चे हमारे जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, होनहार होंगे, वो बच्चे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पक्षपात के, पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से उनका चयन होगा और वो अपनी भर्तियों में जो है सफल होंगे। तो मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस को एक सूत्र मानते हुए जहां आज पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के
नेतृत्व में हो रहा है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे रक्षा क्षेत्रों की बात हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। जिस क्षेत्र में आज हर भारतवासी के मन में एक भाव उन्होंने जगाने का काम किया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अब किसी भी क्षेत्र में जाके दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस मनोबल को बढ़ाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वहीं आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर किसी देश में होता है, आपने देखा होगा एक बार कहते थे कि जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दूरसंचार की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ये संकल्प शक्ति अगर हो, इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और आज पूरे भारत का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है, पूरी दुनिया का वो भारत में होता है। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी को एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और वसुंधरा जी को कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और सभी को बोलने यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, मिलने का अवसर प्रदान किया। इतने सारे हमारे प्यारे छात्र छात्राएं जो हमारे आने वाले समय के भविष्य हैं, उन सभी को प्रोत्साहन के लिए, अब आप लोग ये मत सोच लीजिए कि ये आपका अंतिम पुरस्कार है, ये आपका पहला पुरस्कार है, ये आपका पहला प्रोत्साहन है। इसके बाद अभी से संकल्प करके जाइए कि प्रोत्साहनों की और सम्मान की आपके करियर में झड़ी लगने वाली है, एक के बाद एक के बाद एक। और आप लोग यहाँ से यह भी संकल्प लेकर जाइए कि अपना रिकॉर्ड, जो आज आपका रिकॉर्ड है, वह रिकॉर्ड भी आप लोगों ने स्वयं तोड़ना है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वसुंधरा जी का और आए हुए सभी गणमान्य हमारे सभी भाई बहनों का सबका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।